नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, पूरे देश में आज एक बड़ी खबर जो सुर्खियों में रही है वो टॉयलेट टैक्स है। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स को लेकर के आज चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने कई जुबानी हमले बोले हैं। वहीं सीएम ने भी इस पर पलटवार किया है और सीएम ने क्या कहा है टॉयलेट टैक्स को लेकर आपको बताएंगे। आज शिक्षा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और अध्यापकों की सैलरी विद एरियर आएगी, किनकी सैलरी विद एरियर आएंगी आपको बताएंगे। इसके अलावा मस्जिद विवाद को लेकर कल बड़ा दिन है और इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट करेंगे। और जो पुलिस भर्ती है उसमें सख्त नियम है, इस बार क्या सख्त नियम है आपको वो बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टॉयलेट टैक्स को लेकर सोशल मीडिया में जो है वो प्रदेश सरकार पर कह सकते हैं आप निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने जो है वो कांग्रेस का जिक्र इसमें किया है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अविश्वसनीय है अगर ये सच है। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है। उन्होंने लिखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी शौचालय के लिए जो है वो लोगों पर टैक्स लगा रही है। ये उन्होंने लिखा है उसमें। और शर्म की बात है कि उन्होंने अपने समय में अच्छी स्वच्छता उपलब्ध नहीं करवाई, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करने वाला है। ये इन्होंने सोशल मीडिया जो अकाउंट है एक्स, जिसको ट्विटर कहा जाता है, एक्स पर लिखा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर पहुंचे थे, बड़ा कार्यक्रम था वहां पर स्वागत में उनके। उन्होंने भी वहां पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने भी वहां पर बड़ी बात कही है कि यहां टॉयलेट टैक्स को लेकर कांग्रेस सरकार पर उन्होंने जो है वो जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज सुबह ही सुनने को मिला कि सीएम सुक्खू ने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया है। इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का हक नहीं है। केंद्र सरकार जो जनता को दे रही है वह जो है वो रास्ते से भी गायब हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को 93,000 घर दिए हैं, दावा किया है उन्होंने। जब इनसे हिसाब मांगो तो हिसाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जो पत्तल है उसमें छेद हो चुका है। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल सीएम की जो है वो दो भाषाएं हैं। जब सुक्खू चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र से कुछ नहीं मिला, जब दिल्ली आते हैं तो कहते हैं कि हमें ये भी मिला है वो भी मिला है। नड्डा ने कहा कि केंद्र हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसकी देता है, तभी हिमाचल प्रदेश में जो है वो सैलरी पेंशन सरकार दे पाती है। सीधे तौर पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि जो केंद्र से एक मदद मिलती है प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, उसके बाद ही जो है वो सैलरी पेंशन भी दे पाती है सरकार। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहने का प्रयास किया कि सैलरी पेंशन भी जो है वो केंद्र दे रही है। और दूसरा जो है वो जो यहाँ पर घर थे वो भी हमने दिए। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें कुछ नहीं मिला, जब दिल्ली आते हैं तो बहुत कुछ मिला है, ये कहते हैं। तो कई जुबानी हमले बोले हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में शौचालय कर लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हो, ये सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी, जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी जो है वो शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक लुभावन वादों को छोड़कर प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का जो गठन है वो हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ 5 सितारा होटलों को भी जो है वो मुफ्त पानी देने की घोषणा कर दी थी। और सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का जो युक्तिकरण कराते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन जो है वो 100 रुपए बिल का भुगतान तय किया है। वहीं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है, वो खुद भी कह चुके हैं। वही हिमाचल में अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है जल शक्ति विभाग डॉक्टर ओमकार चंद शर्मा ने, उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट की है इसको लेकर, टॉयलेट टैक्स को लेकर। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को रूरल अर्बन एरिया में टॉयलेट टैक्स को लेकर एक नोटिफिकेशन जो है वो की गई थी। उन्होंने कहा कुछ
जगह ऐसे होटल थे जिसके पानी के स्रोत अपने थे लेकिन सीवरेज कनेक्शन विभाग का इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर यह टैक्स लगाया गया था, आम जनता पर यह कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, इसलिए यह नोटिफिकेशन जो है वो की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने जब इसे देखा तो इसे जो है वो विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आम जनता पर यह कोई टैक्स नहीं है। ऐसे होटल जो शहरों में हैं और जो पानी का जो कनेक्शन है वो सरकार का यूज नहीं करते, अपना यूज करते हैं, तो ऐसे में उनका जो सीवरेज टैक्स है उसका ये जो है वो चार्ज था, इसको गलत तरीके से जो है वो परोसा गया। लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि जब इसको उप मुख्यमंत्री ने देखा था तो उसको विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो सीवरेज कनेक्शन की जो है वो जो पूर्व की भांति जो है प्रदान किए जाते रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है और क्या इसमें डिसीजन लिए गए आपको बताते हैं। एक तो जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि यूपी मॉडल को जो है वो प्रदेश सरकार लागू करेगी, इसको लेकर के भी शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई राज्यों का दौरा करेगी, ये बात आज शिक्षा मंत्री ने कही। रोहित ठाकुर ने यूपी दौरे से वापस लौटे रोहित ठाकुर ने कहा कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे गुणात्मक सुधार की जो है वो बारीकियों से जो है वो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। शिमला लौटने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य से गुणात्मक कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, वहां पर भी किए जा रहे हैं, यहां पर भी किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी लेने वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे। यूपी और हिमाचल के शिक्षा में गुणात्मक कार्यों के आदान प्रदान पर सहमति बनी है दोनों राज्यों में। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी के तहत जो दूसरे राज्य है वहां का भी जो दौरा है वो किया जाएगा। जिस राज्य का मॉडल सही होगा उसे लागू करेंगे, आम जनता के हित में और बच्चों के हित में। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने यूपी मॉडल जो है वो लागू करना है प्रदेश में। उन्होंने कहा कि हम यूपी भी गए हैं, केरल भी जाएंगे और अन्य राज्यों में भी जाएंगे, जहां पर अच्छी शिक्षा का जो मॉडल है जो हमें लगेगा उसमें क्या सुधार हो सकता है उसको हम देखेंगे फिर लागू करेंगे, ये उन्होंने कहा है। शिक्षा मंत्री ने आज एक बड़ा जो है वो बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने इनसे आज वोकेशनल टीचर्स मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है जितने भी प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स हैं उनको बढ़ी हुई सैलरी विद एरियर मिलेगी, ये बड़ी खबर है। यानी अप्रैल से, क्योंकि जब सीएम सुक्खू ने बजट भाषण पढ़ा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि अप्रैल माह से जितने भी प्रदेश में वोकेशनल टीचर्स हैं सरकारी स्कूलों में उनको हम बढ़ी हुई सैलरी देंगे 2000 रुपए बढ़ाकर। लेकिन जब सैलरी नहीं मिली अभी सितंबर आप कह सकते हैं, तो अभी जो है वो आज जो फैसला कह सकते हैं आप जो आश्वस्त किया है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम आपको अप्रैल से अभी तक का जो 6 महीने का एरियर है वो भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा सैलरी इसी माह से बढ़ी हुई जो है वो कर्मचारियों के खाते में आएगी। अब वोकेशनल टीचरों को 19,700 रुपए मिलेंगे, पहले ये 17,700 रुपए मिलते थे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो 6 महीने का एरियर है वो भी इनको मिलता रहेगा। बाकी जो ईपीएफ कटता है वो अलग है, यानी 2,000 रुपए सैलरी भी बढ़ी, जो 6 महीने का एरियर है 12,000 रुपए ये इनके खाते में आएगा। ये आज की बड़ी खबर थी। इसके अलावा जो स्कूल हैं वो राज्य सरकार मर्ज करेंगी। आज शिक्षा मंत्री ने फिर ये बात कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हम मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को, इसके पीछे की जो मंशा है वो केवल साफ है, एक ही मंशा है कि हम एक ही स्कूल में अच्छी जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा है वो देना चाहते हैं। कहीं पर 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे, वहां पर टीचर 1 है, कहीं पर बच्चे 10 हैं, वहां पर भी 1 टीचर है। क्यों ना नजदीक के स्कूल में उनको मर्ज करके हम 5-7 टीचर एक स्कूल में भेजें और वहां पर जो गुणात्मक शिक्षा है वो बच्चों को मिले और प्रतिस्पर्धा बच्चों के अंदर वहां पर हो। ये आज कहा है रोहित ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि 25 से कम सेकेंडरी वाले स्कूल और 20 से कम जो हाई स्कूल और 10 से कम वाले जो मिडिल स्कूल हैं, राज्य सरकार उनको जो है वो आने वाले समय में मर्ज करेगी। यानी जहां पर साथ में 1-2 किलोमीटर के दायरे में जहां दूसरा स्कूल होगा वहां पर उनको मर्ज किया जाएगा, ताकि जो टीचर्स हैं वो वहां पर पर्याप्त हो सके, जहां पर एक प्रॉपर जो कह सकते हैं प्रॉपर जो शिक्षा है, सभी जो अध्यापक भी हो, बच्चे भी अधिक हो, ताकि जो है वो गुणात्मक शिक्षा की तरफ बढ़ा जा सके। तो सीएम आज ये शिक्षा मंत्री ने साफ किया है, डाटा मांगा है और बहुत जल्दी डाटा आएगा, इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर प्रमोशन सूची भी तैयार हो गई है, ये भी बड़ी खबर है, तैयार हो गई है और बैठक में आज इस पर भी चर्चा हुई है शिक्षा विभाग की बैठक में। तो ये आज शिक्षा विभाग में जो कुछ एक बड़े डिसीजन हुए हैं आपको बताएंगे। इसके बाद कुछ और भी बड़े डिसीजन हुए बाद में बताते हैं आपको। नगरोटा बगुआ में देर रात एक सड़क हादसा पेश आया है और ठानपुरी में ये सड़क हादसा हुआ है और एक जो बाइक
चल रहा था आगे, स्कूटी को ओवरटेक करते हुए एचआरटीसी की जो बस है उससे टकरा गया और बाइक पर दंपति सहित 3 लोग सवार थे जो शादी समारोह को घर लौट रहे थे। इस सड़क हादसे में 35 वर्षीय राकेश, 34 वर्षीय गुलशन और गुलशन कुमार की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत दुखद खबर है जी। और सुमन देवी है, इनकी भी इसमें जो है मृत्यु हुई है। गुलशन कुमार जो है वो 31 वर्ष इनकी उम्र हुई है, इसमें जो है डेथ हुई है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पांवटा साहिब में कुछ बदमाशों द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाकर एक बच्चे को किडनैप करने का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर है। बच्चे की किडनैपिंग हालांकि हिमाचल प्रदेश में सुनने को नहीं मिलती है, रेयर टू रेयर सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा मामला आया जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के चांदनी गाँव के 11 वर्षीय बच्चे का बीती शाम अपहरण का प्रयास किया गया। पांवटा थाने में एक व्यक्ति द्वारा फोन करके बताया गया कि उनकी दुकान में एक 11 साल का बच्चा आया जिसकी हालत खराब है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपने कब्जे में लिया और थाने लेकर आए हैं। थाना प्रभारी करतार सिंह ने बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने जो है अपना नाम जो है वो मयंकर, पिता का नाम अशोक निवासी चांदनी बताया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है कि बच्चा क्यों किडनैप कर रहे थे, इस पूरे मामले को देख रही है पुलिस। तो ये एक किडनैपिंग का मामला है जी और बहुत दुखद भी है। हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है और ऐसा प्रदेश में जब सुनने को मिलता है बच्चे की किडनैपिंग तो सच में ये खबर जो है सोचने वाली भी है। इसके अलावा चंबा शहर के साथ लगती सरोल पंचायत में एक 38 वर्षीय भरत प्रसाद प्रवासी कामगार ने मकान की छत से कूदकर जान दी है। बहुत दुखद खबर है। ये कामगार झारखंड का रहने वाला था और कामगार की छत से कूदने की घटना जो है वो सीसीटीवी में भी कैद हुई है। भरत प्रसाद पिछले कल ही झारखंड से मेहनत मजदूरी के लिए जो है वो पहुंचा था, चंबा पहुंचा था। देर रात सरोल पंचायत में शराब का सेवन करने के बाद एक निजी मकान की छत से अचानक छलांग लगा दी। इससे मौके पर ही उसकी जो है वो मौत हुई है। दुखद खबर है। इसके अलावा मंडी जिला में पंडोह डैम के समीप आर्मी का सामान ले जा रही एक जो ले जा रहा है ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है टैंकर। यह हादसा आज सुबह 9:30 बजे हुआ है। यह टैंकर सेना के लिए केरोसिन लेकर जा रहा था और पंडोह डैम के समीप पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि ब्यास नदी में जो है वो पानी की मात्रा ज्यादा नहीं थी जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में जो ट्रक चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका इलाज हॉस्पिटल जो है मंडी में चल रहा है, जोनल हॉस्पिटल मंडी में। इसके अलावा पठानकोट एनएच पर सीमेंट से लदा हुआ ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और आज सुबह की घटना है। और पठानकोट से सीमेंट लेकर चंबा की ओर आ रहा था और कनेड़ के समीप हठेड़ा में अचानक जो है वो ये हादसा हुआ और ऐसे में जो है वो ट्रक लुढ़क कर जो है वो नीचे रोड पर जा गिरा जिससे ट्रक चालक इसमें जो है वो जो ट्रक चालक था उसकी दुखद मौत हो गई है। ये बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष यानी सीआर जो है वो सीआरआईएफ के तहत जो है हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपए की राशि मिली है, सड़क के लिए मिली है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और जो बुनियादी ढांचे में सुधार करना ये उनका उद्देश्य रहेगा। और आज सबसे बड़ी बात जो कही है मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि जहां पर जिस गांव में आबादी 250-200 है पूरे प्रदेश के अंदर, अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि जहां पर 200-250 के आसपास आबादी है गांवों में, पंचायतों में, वहां पर अगर सड़क नहीं है तो एक जो चीजें हैं वो देखी जा रही है कि इनका खाका डाटा मंगाया गया है और यहां पर भी सड़क पहुंचाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने ये बड़ी बात आज कही है प्रेस वार्ता में शिमला में। विक्रमादित्य सिंह ने कहा इसके अलावा जो है जो लोक निर्माण विभाग है वो निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत जो है वो करता रहा। केंद्र में भी जो आज पैसा आया है और राज्य की जो बुनियादी ढांचा है उसको सुदृढ़ करना ये हमारा जो है लक्ष्य है। इसी के तहत जो बीच बीच में वो जाते हैं केंद्र सरकार से मंत्रियों से मिलने और ऐसे में जो रिस्पॉन्स आया है वो अच्छा रिस्पॉन्स आया है और कुछ राशि जो है प्रदेश को मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और विभाग के प्रयासों से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए जो है वो केंद्र से धनराशि आई है, स्वीकृत हुई है। अब जो है वो जल्द इस पर काम होगा। उन्होंने जो है कई सड़कों का जो है वो उदाहरण भी दिया जिसके लिए पैसा आया है, इस पर बहुत जल्दी जो है वो काम भी शुरू होगा। इसके अलावा मस्जिद विवाद को लेकर के कल बड़ा दिन है। आपको मालूम है कल जो है वो 5 तारीख है और 5 तारीख को कल शिमला में जो संजौली मस्जिद है जहां से पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है वो मस्जिदों को लेकर के बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और जो हिंदू संगठन है वो मुखर भी हुए। उनका ये कहना है कि जो अवैध है उसको गिराया जाना चाहिए। तो कल शिमला के संजौली में आपको मालूम है वहां पर जो मस्जिद है उसका मैटर लगा हुआ है जो यहाँ पर नगर निगम कोर्ट है, इसमें कल जो है सुनवाई होनी है। अब जो हिंदू संगठन उनका ये कहना है कि कल अगर फैसला नहीं आया तो हम जो है वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस बीच आज क्या हुआ है, आज देखिए प्रदेश में जो देवभूमि संघर्ष समिति है उन्होंने 5 बजे के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का जो है ऐलान किया था और संजौली मस्जिद मामले में जो है वो ऐलान किया गया था प्रदेश में। ऐसे में जो है वो जो हिंदू संगठन के लोग हैं
देवभूमि संघर्ष समिति के जो लोग हैं उन्होंने आज विभिन्न मंदिरों में जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसमें जो भरत भूषण ने, जो संयोजक है इसके संघर्ष समिति, उन्होंने कहा कि आज तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और ऐसे में ये जो पाठ था ये प्रशासन को मस्जिद मसले पर सद्बुद्धि देने के लिए जो है प्रार्थना थी कि सद्बुद्धि आए प्रदेश सरकार को, ताकि जो बहुसंख्यक समाज हैं उनकी भावनाओं के मुताबिक अवैध मस्जिद पर फैसला आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हिमाचल हमें सुरक्षित सौंपा है, इसी तरह ये आगे भी सुरक्षित रहना चाहिए। यही उम्मीद हम सरकार से भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान बेचने वालों की जो वेरिफिकेशन है वो होनी चाहिए और ज़्यादातर जो रेडी फड़ी लगाने वाले लोग हैं, एक समुदाय के जो लोग हैं, हो सकता है जो है वो कोई अपराधी भी हो, तो ऐसे में अगर किसी की आइडेंटिफिकेशन होगी तो और यहाँ पर वो काम करें वो अलग चीज़ है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई अपराधी ही हो, ये बात उन्होंने कही है। और कल जो है वो नगर निगम आयुक्त में ये फैसला होना है, कल 11 बजे के आसपास ये लगना है जी मैटर। और इसमें जो है अगर फैसला कल नहीं आया और सुनवाई आगे गई तो इसमें जो है वो कल फिर बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि जेल भरो आंदोलन का जो है वो, जो शिमला की जो संजौली में सोसाइटी है आम लोगों की, उन्होंने कहा है कि फिर हम जो है वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती निकल गई। अब कांस्टेबल भर्ती में इस बार जो रूल्स है वो बहुत, कह सकते हैं आप, कठिन रूल्स इस बार हैं। और क्या रूल्स हैं बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो नियम आए हैं वो सख्त नियम है और नए नियमों के तहत पुलिस विभाग में जो स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए नई भर्ती होने वाले जितने भी पुलिस कांस्टेबल हैं उनको तय नियमों के अनुसार निर्धारित बैचों में इंडक्शन ट्रेनिंग व भर्ती ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना होगा। इन कोर्स को पूरा करने के बाद ही भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल विशेष कमांडो बनेंगे। ट्रेनिंग की जो अवधि होगी, जब ये कर लेंगे क्वालिफाई, चाहे वो ग्राउंड हो रिटर्न हो, उसके बाद इनका ट्रेनिंग होगी, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। बेसिक भर्ती ट्रेनिंग कोर्स के पूरा होने के बाद नए भर्ती कांस्टेबल को पीटीसी डरोह में विशेष कमांडो पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। यदि कोई उम्मीदवार भर्ती ट्रेनिंग कोर्स और विशेष कमांडो कोर्स उत्तीर्ण करने में असमर्थ होता है तो उसकी सेवा समाप्त भी हो सकती है, कर दी जाएगी। लोक सेवा आयोग ने भर्ती नियमों को निर्देश जो है वो जारी कर रखे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पेशलाइज्ड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जो है वो 90 अंकों की होगी, जब आप ग्राउंड कर लेंगे पूरा। और उम्मीदवारों की जो हाइट है उसके भी अंक हैं, अधिकतम अंक 6 अंक हैं, जितने अधिक हाइट होगी उतने अधिक अंक मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट के जो है वो पॉइंट है, इसमें भी 4 अंक मिलेंगे। और पुलिस कांस्टेबल के जो पद हमने कल बता दिए थे आपको, 1088 पद हैं और आप आज से आवेदन कर सकते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, नजदीकी जो आपका बुक कैफे हैं वहां पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। और एक बार, सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक बार अगर आपने फॉर्म जमा कर दिया, अपनी जो आपकी ओटीआर वहां पर जो आपकी ओटीए जो आपका वहां पर अकाउंट बनेगा, उसमें जब एक बार आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए फिर वो चेंज नहीं होंगे, यानी बार बार आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार अपडेट हो गया तो फिर हो गया। इसलिए आप जहां पर भी अपना पुलिस का फॉर्म भरने जाए, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, वो पूरी जो जानकारी है वो सही जानकारी आप पहले ही भरें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी के तहत जो है वो आपको बता दें, देखिए इस बार हाइट के भी अंक है, एनसीसी सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, 10th प्लस 2 के सर्टिफिकेट आपको मालूम ही है। इसके अलावा फिर आपको जो है वो हिमाचली बोनाफाइड, ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें हमने बता रखा है आपको कि हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और रेस भी होगी। 1500 मीटर की अलग होनी है, 100 मीटर की अलग होनी है, लड़के लड़कियों की अलग अलग होनी है। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए 1500 मीटर की जो रेस है वो लड़कों के लिए होनी है, हाई जंप भी होना है। इसमें 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप में, तो ये भी महत्वपूर्ण है जी। तो पुलिस भर्ती में जो नियम है, अगर आप परीक्षा पास भी कर लेते हैं उसके बाद आपको कमांडो बनाया जाएगा, प्रॉपर जो है तैयार किया जाएगा। अगर आप वहां पर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो फिर हो सकता है आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए। तो शारीरिक रूप से सक्षम होना बेहद जरूरी है। और जो नशा करता है, अगर नशा करके आप उस दिन आ रहे हैं जिस दिन ग्राउंड आपका है, तो डोप टेस्ट होगा और पहले ही दिन बिना हाई जंप लॉन्ग जंप बिना रेस के आप बाहर हो जाएंगे। डोप टेस्ट अनिवार्य है। नशा करके जो आएगा, नशा जो है वो अगर कोई करता भी है तो फिर उसकी खैर नहीं है, वो बाहर हो जाएगा जी। तो ये पुलिस भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण जो रूल्स थे, सख्त जो नियम थे, हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो तहबाजारी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि वो खुद भी अपने जो सुझाव है वो पॉलिसी के लिए दे पाएंगे। आम जनता प्रदेश की जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी सरकार बना रही है, इसमें आम जनता भी अपना सुझाव दे सकेगी। इसमें जो
वेंडर्स हैं वो तो है ही है, वो भी दे सकते हैं सुझाव अपने। शहरी विकास विभाग का जो पोर्टल है उस पर जाकर के जो है वो आप सुझाव दे सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव दे पाएंगे कि कैसी होनी चाहिए पॉलिसी। उसके बाद 4 नवंबर को एक बैठक होनी है जिसमें इसको लेकर के फिर फैसला होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले जितने मजदूर हैं उन पर नजर रखी जाएगी और पुलिस ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। पुलिस क्या कर रही है कि बाहरी राज्यों से जो ठेकेदार मजदूरों को ला रही है, चाहे वो शिमला पुलिस हो, कुल्लू पुलिस हो, कोई पुलिस प्रदेश की हो, उन्होंने ये कर दिया है कि जो ठेकेदार हैं वो प्रॉपर उनका जो डाटा है वो नजदीकी पुलिस थाने में करवाएं। जो वहां पर मकान मालिक है उनको बोल दिया गया है, पहले ही बोल दिया गया, हालांकि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अलग है, ये इससे पहले ही जो है पुलिस ने शुरू कर दिया है कि जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, कहां पर वो रह रहे हैं, किसके बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां पर जो उनका मकान मालिक है वो उनके साथ प्रॉपर जो है एग्रीमेंट बनाएगा बिल्डिंग में रहने का कि आप कहां से। एग्रीमेंट में ये भी होगा कि 2 साल रहेगा, कहां का है, क्या है, जो डाटा है वो वहां पर मकान मालिक है उनको दिया जाए। इसके अलावा पुलिस में भी जो है वो डाटा देने को कहा गया है, जो नहीं देगा उन पर फिर कार्रवाई होगी, ये भी है। और एक चीज और, जो गांव में घूम रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं फेरी वाला कहते हैं पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में और नॉर्मल लैंग्वेज में भी, तो उनके लिए भी क्या है कि ग्राम सभाओं में ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो गांव में फेरी वाला आता है, अगर किसी की आइडेंटिटी नहीं है, नंबर 1, ऐसे में अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर नजदीकी जो थाना है वहां पर और जो वहां पर है, ये मांग की गई है। अब इसको राज्य सरकार ने देखना है, जो गांव के जो प्रतिनिधि है, पंचायत प्रधान है, जिला परिषद मेंबर है, वार्ड मेंबर है, उप प्रधान है, तो इस पर भी फैसला ले जाएगा सरकार, इस पर फैसला लेगी। फिलहाल सरकार ने यह भी कहा है कि जो गांव में आते हैं फेरी वाले, उनको लेकर के भी हम जो है वो विचार करेंगे और इस पर जो है वो आगे जो पॉलिसी बन रही है उसमें इनको भी लिया जाएगा।